हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 को समझेंगे, जिसे हम बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आर्टिकल 16 से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी देखेंगे, जिसमें पहला केस है बालाजी वर्सेस रिट ऑफ मैसूर का केस, और दूसरा केस है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और तीसरा केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। आई होप इस वीडियो के बाद आपको आर्टिकल 16 पूरी तरह से समझ में आ जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आर्टिकल 16 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, जिसके बारे में पार्ट 3 में बात की गई है। तो आर्टिकल 16 में हमें इक्वालिटी का राइट ही दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 16 के अंदर जो इक्वालिटी का राइट हमें दिया गया है, ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमें दिया गया है, जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के मैटर्स में हमें प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 16 के बारे में आगे समझने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि क्यों आर्टिकल 16 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की जरूरत पड़ी थी। तो चलिए पहले आर्टिकल 16 की हिस्ट्री को समझते हैं। तो देखो, हुआ ये कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, और न जाने कितने ही दशकों से वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एम रखा गया था कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरह स्टैब्लिश करना है, और इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने के लिए इन सेक्शंस को अपलिफ्ट करना बहुत ही जरूरी था। तो इन सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी था कि अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए, और इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 को इंक्लूड किया गया, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के क्लोजेस की वन बाय वन। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 1 की। तो आर्टिकल 16 क्लोज 1 बेसिकली आर्टिकल 16 के स्कोप के बारे में बात करता है, जिसमें बात की गई है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की। आर्टिकल 16 क्लोज 1 ये कहता है कि स्टेट के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो सब के लिए इक्वल होनी चाहिए, और किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 2 के बारे में। जैसा कि हमने आर्टिकल 15 जब पढ़ा था, तब हमने उसमें देखा था कि आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स ऐसे दिए गए हैं जिनके बेसिस पर किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। उसी तरह से आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 क्लोज 2 में ये 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो कि है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। आर्टिकल 15 के अंदर डिसेंट और रेजिडेंस ये दोनों ग्राउंड्स नहीं थे, ये दोनों ग्राउंड्स आर्टिकल 16 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 16 क्लोज 2 ये कहता है कि स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में इन 7 ग्राउंड्स पर किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आप एक क्राइटेरिया जरूर डिसाइड कर सकते हैं, जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो ये बताता है कि आपको इस बेसिस पर ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 क्लोज 3 की। आर्टिकल 16 क्लोज 3 बेसिकली एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लोज 2 का। जैसा कि अभी हमने देखा कि आर्टिकल 16 क्लोज 2 ये कहता है कि स्टेट 7 ग्राउंड के बेसिस पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में किसी भी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 16 क्लोज 3 में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, ताकि जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनकी तेजी से डेवलपमेंट हो सके। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 क्लोज 4 की। तो आर्टिकल 16 क्लोज 4 बेसिकली स्टेट को ये पावर देता है कि वो कुछ पोस्ट को रिजर्व कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ताकि ऐसी बैकवर्ड क्लासेस को सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जा सके। अब हमने यहाँ पर एक टर्म को यूज किया है, जो कि है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब है कि ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जिनका प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन नहीं है। आर्टिकल 16 क्लोज 4 से रिलेटेड एक मस्त केस है, जो कि है
बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस 1963 का ये केस है। इस केस के अंदर दो कंडीशंस दी गई थी और साथ में ये कहा गया था कि जो भी इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा उन पर ही आर्टिकल 16 क्लोज 4 एप्लीकेबल होगा। जिसका मतलब ये है कि जो भी इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा उनको ही आर्टिकल 16 क्लोज 4 में रिजर्वेशन मिलेगा। क्या थी वो दो कंडीशंस? पहली कंडीशन ये है कि वो पर्सन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो। दूसरा ये कि इस बैकवर्ड क्लासेस का स्टेट के सर्विसेज में प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन यानी कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का ये केस है। इस केस के अंदर ये हेल्ड किया गया था कि अगर रिजर्वेशन 50% से ऊपर होता है तो वो रिजर्वेशन इनवैलिड होगा। तो बेसिकली रिजर्वेशन पर एक लिमिट लगा दी गई थी कि दैट रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% लिमिटेशन। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट केस लो की, जो कि है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का ये केस लो है। इस केस को मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। इस केस में कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जो सोशली एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस है इन्हें 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस केस के अंदर 9 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें 6:3 की मेजोरिटी ने काफी सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें से सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स ही हमारे इस आर्टिकल से रिलेटेड है। जिसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि जो ये 27% रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है ये सही है। दूसरा ये कहा गया था कि जो ये 27% रिजर्वेशन है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स तक ही अप्लाई होगा, ये प्रमोशंस में लागू नहीं होगा। तीसरा प्रिंसिपल ये था कि जो टोटल रिजर्वेशन है ये 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट कहा गया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर जो ये 50% के लिमिट है इसको एक्सीड किया जा सकता है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स दिए गए थे हमारे इंदिरा साहनी केस के अंदर, जो कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 से रिलेटेड है। आई होप आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट केस लो समझ में आ गए हो। अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी जुडिशरी कोई ऐसा जजमेंट देती है जिससे पार्लियामेंट को ये लगता है कि नहीं इससे तो मेरी पावर कम हो गई है, तो वो क्या करती है कि एक अमेंडमेंट लेकर आती है ताकि उस केस के या उस जजमेंट को नलीफाई किया जा सके। तो इसी तरह से पार्लियामेंट 77th अमेंडमेंट लेकर आई थी ताकि इंदिरा साहनी के इसको का जो जजमेंट था उसको नलीफाई किया जा सके। और इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने आर्टिकल 16 के अंदर आर्टिकल 16 क्लोज 4A को ऐड किया, जो बात करता है कि प्रमोशंस के अंदर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद वो 81st अमेंडमेंट लेकर आती है जिसने आर्टिकल 16 क्लोज 4B को ऐड किया। आर्टिकल 16 क्लोज 4B कहता है कि जो बैकलॉग वैकेंसीज में 50% की सीलिंग लिमिट लगाई गई थी उसको इस अमेंडमेंट ने हटा दिया। तो ये 2 अमेंडमेंट्स लेकर आई थी हमारे पार्लियामेंट इंदिरा साहनी के केस के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16 के लास्ट क्लोज के बारे में, जो कि है क्लोज 5, जो बात करता है रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मान लो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और उसके ऑफिस का मेंबर बनने के लिए वो एक कंडीशन देते हैं कि आपको इस ऑफिस का मेंबर बनने के लिए एक पर्टिकुलर रिलीजन से ही होना चाहिए। तो जो ये कंडीशन है ये आर्टिकल 16 क्लोज 1 और आर्टिकल 16 क्लोज 2 को वायलेट नहीं करती है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जहां हमने आर्टिकल 16 और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज को बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो और आर्टिकल 16 आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। आप प्लीज अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो जितना ज्यादा हो सकता है एंड प्लीज फॉलो माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।